नमस्कार। पश्चिम बंगाल और बिहार में जो हालात है, वो अलग-अलग टेलीविज़न न्यूज़ चैनलों के माध्यम से आप देख ही रहे होंगे। दरअसल इस बातचीत का मकसद ये है कि हम समझने की कोशिश करें कि ये जो दंगे हुए, ये क्यों हुए, किन परिस्थितियों में हुए और इसके पीछे का जो राजनीतिक समीकरण है, वो किस तरीके से काम कर रहा है। शुरुआत हुई इसकी सबसे पहले पश्चिम बंगाल में। तो चलते हैं पहले पश्चिम बंगाल ही। ये जो साथ में ये आपके जो विजुअल्स चल रहे हैं मेरे इस स्क्रीन पर साथ ही साथ, ये पश्चिम बंगाल के विजुअल्स हैं और ये देखेंगे कि ये हुगली का वीडियो है और ऐसे ही जो तस्वीरें हैं उड़ीसा में भी थी और उसके कुछ 1-2 दिन के बाद जो है वो बिहार में सासाराम में और बिहार शरीफ में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। पश्चिम बंगाल में हालात तुरंत बेकाबू हो गए। वहाँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, हम लोग जानते ही हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि ये पता था कि दंगे होंगे। 1 महीने से बीजेपी और उसके बाहर से लाए हुए भाड़े के गुंडे इसकी तैयारी कर रहे थे। ये साजिश रची जा रही थी। सवाल ये है कि ममता बनर्जी के सामने ऐसी क्या मजबूरियां थी कि जब 1 महीने से ये तैयारी चल रही थी, उनके पास इसकी खुफिया जानकारी थी, तो उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? और सबसे कमाल की बात है कि जिस इलाके में सबसे पहले दंगा हुआ, वहाँ के स्थानीय लोगों से जब बात की गई, अलग-अलग चैनलों पे देखा होगा आपने, हमारे चैनल के भी रिपोर्टर्स ने बात की, तो लोगों ने बताया कि पिछले साल भी ठीक इसी जगह पर, रामनवमी के मौके पर, उसी वक्त शाम में दंगा हो गया था दोनों संप्रदायों के बीच में। अब जब सब कुछ पता है, इतनी जानकारी थी और पहले का एक इतिहास भी रहा है यहाँ का, तो सवाल है कि ममता बनर्जी उनका जो खुफिया विभाग है वो और जो पुलिस है वो क्या करते रहे? लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। आपने देखा होगा कि रामनवमी का जब जुलूस निकला तो उस पर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद रामनवमी में जो शामिल लोग थे जुलूस में, उन्होंने भी पत्थरबाजी की। दोनों तरफ से हमले हुए, गाड़ियों में आग लगा दी गई और ये तस्वीरें देख लीजिए, एक तो एक सिर्फ बानगी है, पूरा तनाव फैला रहा और अभी भी तनाव शहर में बरकरार है। इन सब बातों के बीच में जब सबको सब कुछ पता है, फिर भी चीजें हो जाती हैं। जो दंगे करने वाले हैं उनको भी पता है कि हमें दंगे की शुरुआत कैसे करनी है। जो उत्तर देने वाले हैं, जो दोनों दलों की तरफ से, उनको भी पता है कि हमको क्या करना है। तो ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल जैसे शतरंज पे बिसात बिछ जाती है और सबको पता होता है कि अपने प्यादे को कब चलना है और अपने हाथी को कब चलना है और घोड़े को कब चलना है, किसका मूवमेंट क्या है, सब कुछ वेल डिजाइन्ड। तो ऐसे में सिर्फ ममता बनर्जी की पुलिस ही उस डिजाइन के मुताबिक एक्ट क्यों नहीं कर पाई? और सवाल यहीं से शुरू हो जाते हैं। ममता बनर्जी दरअसल ये देख रही थी वहां पर कि जब दंगा हो जाएगा, उसके बाद जो ध्रुवीकरण है वो ज्यादा मजबूत होगा। अब ये देखें कि चुनाव अगले साल होने वाले हैं और पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें उनको लोकसभा में 22 सीटें मिली थी। बीजेपी ने अच्छी कामयाबी हासिल की थी, 18 सीटें लेकर आई थी। तो ये जो ध्रुवीकरण होना है, अब इसमें मुश्किल क्या है ममता बनर्जी के लिए कि अगर ध्रुवीकरण नहीं होता है तो उनके जो वोट हैं उनके खिसकने का खतरा होगा। ध्रुवीकरण में यह है कि जो उनका अपना तृणमूल कांग्रेस का वोट है और मुस्लिम वोट है, वो पूरा पूरा उनको जाएगा और इधर ध्रुवीकरण का दूसरा जो सिरा है बीजेपी का, उसको फायदा होगा कि जो ध्रुवीकरण के बाद जो हिंदू जो वोटर्स हैं वो उसके पाले में गोलबंद होंगे। अब 18 और 22 का जो आंकड़ा, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने बहुत जोर लगाई थी लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली और ममता बनर्जी पूरे प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ गई है। लेकिन हमने देखा है कि लोकसभा के चुनाव में तस्वीर थोड़ी बदल जाती है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये पोलराइजेशन दोनों पार्टियों के लिए फायदेमंद है। अब ये अगर दंगा मान लीजिए कि नहीं होता तो क्या होता? बीजेपी अपनी तरफ से अपनी बातें करती, वहां पर लोकसभा चुनाव में पिछली बार का उसका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है और हो सकता था कि वो अगर उसकी पोजीशन बेहतर होती या विधानसभा चुनाव में जो उस तरीके से ध्रुवीकरण नहीं हो पाया तो वहां का हिंदू वोटर सोचता कि चलो इस बार और आगे बढ़ के हम बीजेपी को वोट देते हैं। तो इस अंदेशे से ममता बनर्जी ने भी कार्रवाई नहीं की, चुपचाप वो वेट करती रही कि पहले दंगा हो जाए और फिर इसके बाद किस तरीके से इसका दोहन किया सके इमोशनल। और वही तस्वीर करीब करीब दिखती है बिहार में भी। बिहार में बीजेपी जेडीयू का गठबंधन टूट चुका है, आरजेडी के साथ उसका गठबंधन है, फिर से एक बार दोनों साथ आए हैं और बीजेपी के सामने समस्या ये है कि अकेले लड़ने के लिए उसको जरूरी होगा कि जातियों में जो बटा हुआ वोटर है बिहार का, वो उस डिवीजन को ब्लर कर दे, वो खत्म कर दे, जैसा यूपी में हुआ है।
लेकिन बिहार में जातिगत आग्रह थोड़ा ज़्यादा मजबूत है और ऐसे में दंगे का क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ अभी, हालांकि ध्रुवीकरण तो होगा ही होगा। लेकिन यहाँ भी तैयारियों के बारे में प्रशासन को ऐसा नहीं है कि या सेंसिटिविटी के बारे में राज्य सरकार को नहीं पता हो, स्थानीय प्रशासन को नहीं पता हो। अब वहाँ पर चूंकि अब एक उम्र हो गई है नीतीश कुमार की, आगे पता नहीं वो सक्रिय राजनीति में रहे नहीं रहे, उनके बारे में कहना कुछ भी मुश्किल है। लेकिन तेजस्वी यादव चाहते हैं कि उनका जो पुराना एमओआई गठबंधन है वो पूरा का पूरा उनके पास एक स्ट्रांग होल्ड रहे उसमें उनका, और उनके पास है भी। यादव मुस्लिम गठजोड़ उनका बहुत ही स्ट्रांग है, और अगर जेडीयू का जो वोट बैंक है उनके साथ खड़ा हो जाता है तो बीजेपी को पैर जमाने में बिल्कुल मदद नहीं मिलेगी। अब ये सारे इक्वेशन है। बिहार शरीफ में देखिए, अमित शाह का भाषण हुआ, गृह मंत्री का कल, उन्होंने कहा कि जो जो सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले हैं उनको उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। लोगों ने कहा कि शायद अमित शाह बहुत भावावेश में आकर उन्होंने ऐसी बात कही, लेकिन अमित शाह भी कैलकुलेटेड बात करते हैं, उनको पता है। सासाराम भी उनको जाना था, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि दंगे हो गए तो मैं नहीं जा रहा हूँ। उन्होंने राज्यपाल से इसको लेकर कहा कि आपको देखना चाहिए, आप रिपोर्ट बताइए क्या क्या कैसे हुआ। इस बात को जेडीयू ने अच्छे से नहीं दिया, और उनका कहना है कि जब एक यहाँ पर चुना हुआ मुख्यमंत्री है तो आप राज्यपाल को क्यों इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में भी यही बात हुई। तो केंद्र सरकार एक दबाव भी बना रही है बिहार सरकार के ऊपर और पश्चिम बंगाल सरकार के ऊपर भी, और ये आप खेल क्या है वो समझ रहे होंगे। और इसीलिए बिहार में जेडीयू ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर रिएक्शन दिया और कहा कि जब चुनी हुई सरकार है तो राज्यपाल के जरिए आप केंद्र यहाँ पर क्यों अपनी नीतियों को लाने की कोशिश कर रहा है। अब देखना ये है कि बिहार में आने वाले कुछ समय में बिहार विधानसभा चुनाव भी होंगे, लोकसभा चुनाव तो है ही है। अब ये ध्रुवीकरण की राजनीति किधर जाती है, लेकिन ये सही है कि अलग अलग तस्वीरों में आप देखेंगे तो जो गरीब तबके के लोग हैं उनके घर जला दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल की हिंसा में गाड़ियां सड़कों के किनारे खड़ी थी। अब गाड़ी वाले लोग भी, तो ऐसा नहीं कि अरबपति है आज एक गाड़ी जाएगी दूसरी चली आएगी, उसमें आग लगा दी गई। तो आम आदमी जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और ये जो राजनीति जब चल ही रही है, वोटों की राजनीति हो रही है, दोनों लोग कह रहे हैं, और फिर वही लोग जाके सद्भावना मार्च में निकालते हैं। तो ये लोगों के लिए भी समझने का वक्त है कि राजनीतिक पार्टियां तो पॉलिटिक्स करती ही हैं, अब पब्लिक पॉलिटिक्स का टाइम आ गया है। आप अपनी रिएक्शंस दीजिएगा, आप अगर कुछ सुझाव हो तो वो भी बताइए, और अगली जो लाइव मैं करूँगा उसमें उन सुझावों को मैं शामिल करूँगा, और कोशिश करूँगा कि लाइव की सूचना आपको पहले दूँ तो आप लोग उसमें शामिल भी हो सकें।